हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज इंटरव्यू से रिलेटेड ये एक पहली वीडियो है और हम यहाँ पर आज बात करेंगे डेमो टीचिंग में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लैक बोर्ड स्किल्स। यानी ब्लैक बोर्ड पे हमें क्या क्या एंट्रीज करनी होती है, ब्लैक बोर्ड को हम कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, डू एंड डोंट्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब टीचिंग के बारे में बात आती है तो ब्लैक बोर्ड एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हमें अगर इफेक्टिवली यूज़ नहीं करना आता है तो चाहे हम किसी अपने टॉपिक को कितना भी अच्छे बच्चे तक पहुंचा सकते हो, बट फिर भी वो चीज़ इतने अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी बच्चे तक, बिकॉज ब्लैक बोर्ड जो है एक विजुअल एड है और इसका यूज़ करके हम बच्चे तक अपनी बात को अच्छे से पहुंचा सकते हैं। जैसे अगर हम कोई बात बोलते हैं तो वो बच्चे के दिमाग में इतना टाइम तक नहीं रहती, बट जब हम उस चीज़ को लिख देते हैं तो बच्चा जब उसको देखता है तो वो उसके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठ पाती है। और ब्लैक बोर्ड को हम एज अ टीचिंग एड यूज़ करते हैं। तो ब्लैक बोर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है और अगर एज अ टीचर आपको इसे सही से यूज़ नहीं करना आता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, डेमो टीचिंग करते हैं, वहाँ पे अगर आपको यूज़ करना नहीं आता है तो इंटरव्यूअर आपको इस चीज़ से जज ज़रूर करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और ये देखते हैं कि हमें एंट्रीज़ क्या क्या करनी होती हैं। तो जैसे ही आप डेमो टीचिंग के लिए आएंगे, यानी जब आपको बोला जाएगा कि चलिए अब आप अपनी डेमो टीचिंग करिए या आप हमें कुछ पढ़ा कर दिखाइए, तो ऐसे में अब आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो ये करनी है कि अपने आप को एक पार्टिसिपेंट मानना बंद करना है। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि आप यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं या आप एक पार्टिसिपेंट हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। अब आप एक टीचर हैं और आपको उसी तरीके से बिहेव करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने ब्लैक बोर्ड की एंट्रीज भरनी है और किस तरीके से भरनी है वो सब मैं बताऊंगी। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी होती हैं ब्लैक बोर्ड पे, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें लिखनी होती है वो होती है डेट। तो डेट जो हम लिखते हैं वो राइट साइड लिखते हैं। तो जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है उसके राइट साइड हमें डेट लिखनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ पे डेट से। तो राइट साइड आपको सबसे पहले डेट लिखनी होती है। तो राइट कॉर्नर पे आप डेट डालिए, यहाँ पे डेट डालिए और डेट जो भी उस दिन आपका डेट होगी वो आपको डालनी है। जैसे कि आज की अगर मैं डेट डालूँ तो आज 11 मार्च है, तो 11/3/2023। ठीक है, अब यहाँ पे डेट डालने वाली जब बात आती है तो कुछ लोग डेट ऐसे डाल देते हैं स्लांटिंग में, है ना। कुछ लोग ऐसे डेट डाल देते हैं, कॉर्नर में ऐसे डालेंगे और फिर उसके नीचे ऐसे डेट लिख देंगे, जो भी रिस्पेक्टिव डेट है जो भी है। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस मेथड से अच्छा जो है ये वाला मेथड है। ठीक है, मतलब कि आपको ऐसे ही लिखना चाहिए स्ट्रेट ही, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल। बाकी आप जैसे डेट लिखना चाहें वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हुई हमारी डेट की। अब देखिए डेट हमने डाल दी यहाँ पे। अब हम जब डेट डालेंगे तो जो हम डेट लिखते हैं और जो उसके नीचे डेट लिखते हैं वो हम क्लियर लिखे, सबसे पहली बात तो। और दूसरी चीज़ है आप दोनों तरीके से लिखते हैं। जैसे कुछ लोग स्लैश लगा देते हैं डेट के बीच में, जैसे कि वो लिखेंगे 11/3/23। ठीक है, तो स्लैश लगा सकते हैं, तो स्लैश भी लगा सकते हैं आप इस तरीके से, और जैसे मैंने डैश लगाए वैसे भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर बात है, आप जैसे लगाना चाहे वैसे आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर बात है आप कैसे लगाना चाहते हैं। ठीक है, ये वाली बात आ गई। तो डेट आप लोग समझ गए। डेट के बाद एक जो आपको एंट्री करनी होती है लेफ्ट हैंड साइड, वो है कि कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, कितने टोटल बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस साइड लिखेंगे कि कितने आपकी जो क्लास है उसमें कितने टोटल बच्चे हैं। तो टोटल कितना है आपका। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा चला गया। देखो एक बात को और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिखेंगे ना तो वो टेढ़ा नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपकी क्लास में। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि 50 स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद इसमें से प्रेजेंट कितने हैं हम ये लिखेंगे यहाँ पे, प्रेजेंट कितने हैं। ठीक है, प्रेजेंट मान लेते हैं 38 प्रेजेंट हैं, या फिर आप इसको होल नंबर में लीजिए, ऐसे मत लीजिए। ठीक है, तो प्रेजेंट कितने हैं तो हम मान लेते हैं 45 प्रेजेंट हैं। तो बच्चे हम मान लेते हैं 45 प्रेजेंट हैं। तो एब्सेंट कितने होंगे, एब्सेंट होंगे आपके 5। तो 5 आपके एब्सेंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ से रिलेटेड मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँ। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिडिल में लिख दिया क्योंकि हो सकता है ये कैमरा से बाहर चला जाता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको बिल्कुल कॉर्नर में लिखना है। ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर में लिखना है। मेरा थोड़ा सा ये बीच में आ गया, आप बिल्कुल कॉर्नर में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, वो ये
कि मैंने जैसे पूरा पूरा लिखा है टोटल, प्रेजेंट, एब्सेंट, तो पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप मतलब शॉर्ट में TOT डॉट ऐसे करके, एब्सेंट में ABS डॉट, प्रेजेंट में PRES डॉट ऐसे करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा लिखने में बहुत टाइम लगता है। अब अच्छा, इस चीज़ से रिलेटेड मैं एक बात आपको ये बताऊंगी कि जो भी आप टोटल स्टूडेंट्स लिख रहे हैं और जितने में प्रेजेंट एब्सेंट लिख रहे हैं, तो इनको ऐसे में लिखिए कि आप डायरेक्टली इनको मतलब लिख सकें। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 48 स्टूडेंट्स लिख देती और उसमें से प्रेजेंट लिख देती 35, तो शायद हो सकता था मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती कि आप कितने एब्सेंट हो गए। तो वहाँ पे ये नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगना चाहिए, उनको देखिए कि आपने डायरेक्टली लिख दिया, जैसे कि 50 स्टूडेंट हैं क्लास में, 45 प्रेजेंट है तो 5 एब्सेंट है, फटाफट लिख दो। ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि आप कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो उससे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि टीचर को मैथ्स नहीं आती है या उसकी मैथ्स कमजोर है, कैलकुलेशन कमजोर है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। अब देखो, जैसे कि आप जाओगे डेमो के लिए, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे ऐसे उनकी तरफ बैक करके ऐसे डेट डालोगे पहले, उसके बाद प्रेजेंट एब्सेंट डालोगे? तो क्या आप ऐसे करोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो कैसे आपको करना है? तो जैसे ही आप जाओगे और खड़े होगे पढ़ाने के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको इंटरैक्ट करना है स्टूडेंट्स के साथ में, क्योंकि जब आप डेमो टीचिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप पढ़ा ही रहे हैं, और अगर आप पढ़ा रहे हैं दैट मीन्स कि जो आपके सामने बैठे हुए हैं वो कोई इंटरव्यूअर नहीं है, वो कोई पैनल नहीं है, वो स्टूडेंट्स ही हैं आपके, तो आपको उनको उसी तरीके से ट्रीट करना है। तो आपको कैसे करना है, आप जब बोर्ड पे आएंगे तो सबसे पहले आपको बच्चों को ग्रीट करना है। अब चाहे आप किसी भी ग्रेड के टीचर के लिए जाते हैं, चाहे प्राइमरी के लिए, चाहे फिर आप जाते हैं 6 to 8 के लिए यानी TGT के लिए या फिर PGT के लिए, ग्रीट तो स्टूडेंट्स को करने वाला, मतलब स्टूडेंट्स आपको विश करते हैं पहले कि गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर, और उसके बाद फिर आप उनको रिप्लाई करते हैं कि गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ, कैसे हो आप लोग, ठीक है। इस तरीके से आपको उनका हाल चाल भी पूछना है। और जब आप मतलब छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, यानी कि आप प्राइमरी टीचर होते हैं, तब तो आपको और भी सॉफ्टली और भी बहुत अच्छे से बच्चों को पूछना पड़ता है। जैसे कि बच्चों ने बोला कि गुड मॉर्निंग मैम, तो हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो इस तरीके से पूछना है कि बैठ जाइए, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉफ्टली बात करनी है। तो वहाँ पे भी जब आप डेमो के लिए जाओगे तो आपको इसी तरीके से बोलना है, खुद ही बोल देना है गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाइए, कैसे हैं आप सब लोग, इस तरीके से, ठीक है। खुद ही बोलिए, ऐसा लेट करिए कि वो बच्चे हैं और वो आपको आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर बच्चों से बात करते करते ही आपको डेट डालनी है। जैसे कि आप शुरू में आए, आपने बच्चों की गुड मॉर्निंग को एक्सेप्ट किया या उनको ग्रीट किया, और उसके बाद फिर अब आपको डेट डालना है। तो डेट ऐसे नहीं डालनी कि ऐसे पलट के आप डेट डालना शुरू कर देंगे, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। आपको बच्चों को बातों में उलझा के रखना है, क्योंकि जैसे ही आप उनकी तरफ बैक करेंगे ना, तो वो शोर करना शुरू कर देंगे, शरारत करना शुरू कर देंगे, ठीक है। चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, बच्चे ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको उनको एंगेज रखना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी आप PRT टीचर के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको बच्चों को कैसे उलझा के रखना है। जैसे आपने ग्रीट किया, उसके बाद आप बोलेंगे अच्छा बच्चों, ये आप मुझे फर्स्ट बेंच से बताना शुरू करो, एक एक बच्चा कि आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, ठीक है। और फिर आप ऐसे करके डेट लिखते रहेंगे। अच्छा आपने ये खाया अक्षिता, ठीक है, वेरी गुड, अब आप बताओ आरव आपने क्या खाया, और फिर डेट लिख दो। ऐसे कहते कहते बच्चों को डेट आप अपनी कंप्लीट कर लो, ठीक है। ओके बच्चों, तो हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो 50 बच्चे हैं, ठीक है बच्चों, आप बताओ आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, सेकंड बेंच, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट, एब्सेंट, ऐसे करके बच्चों से बातें कर करके आप ये अपनी सारी एंट्रीज पूरी कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और एंट्री करनी होती है, विच इज यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, जो कि मिडिल में आपको करनी होती है। सब्जेक्ट आपका कौन सा है, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप हिंदी पढ़ा रहे हो तो आपको फिर यहाँ पे हिंदी लिख देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, हिंदी लिख देना। तो जैसे आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपने हिंदी लिख दिया, ठीक है। और जो भी आपका टॉपिक है वो आप बस टॉपिक की ना हेडिंग डाल के छोड़ दोगे। टॉपिक आपको अभी डिस्क्लोज नहीं करना होता है, ठीक है। किसी भी क्लास के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, आपको टॉपिक कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना है अपना कि आप क्या टॉपिक पढ़ाओगे, ठीक है। तो ये सारी आपकी एंट्रीज हो जाती हैं, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। तो ये ब्लैक बोर्ड एंट्री करते हुए भी आपको बच्चों से इंटरैक्ट करना है, बिकॉज अगर आपने उनसे इंटरैक्ट करना बंद किया तो वो आपस में इंटरैक्ट करना शुरू कर देंगे, शोर करेंगे, शरारत करेंगे, वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, ठीक है, वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। और एंट्री करते टाइम कभी भी आपको 180 डिग्री पे से पलटना नहीं है, ठीक है। आपको अपना 45 डिग्री एंगल रखना है, मतलब जब आप एंट्री करोगे तो इस तरीके से रखना है कि आप यहाँ पर भी काम करते रहे और बच्चों के सामने भी आपका ध्यान है, मतलब बच्चों की तरफ भी आपका ध्यान रहे, बच्चों को लगे कि मैम या सर हमारी तरफ अभी भी ध्यान दे रहे हैं, हम कोई मिसचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे काम करने हैं, तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है, ठीक है।
इसके बाद अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि अब हमें, ये तो हमने एंट्रीज तो कर ली, उसके बाद अब क्या, अब ब्लैक बोर्ड के बारे में और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। जैसे अब आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड पे आप कुछ भी लिखेंगे तो जो आपका राइटिंग का जो फॉन्ट साइज़ है, मतलब कि जो आपके लेटर्स का साइज़ है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि आपकी क्लास में जो सबसे पीछे बच्चा बैठा हुआ है उसको भी वो दिखाई दे लेटर, ठीक है। तो लेटर का साइज़ इतना होना चाहिए कि पीछे वाले बच्चे को भी वो दिखाई दे, ठीक है। ना तो और ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज होना चाहिए कि पीछे तक वो दिखे, ठीक है। और ये आपको बात ध्यान रखनी है, या आप खुद भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ लिखा तो आप पीछे घूम घूम के जाके देख सकते हो, जैसे घूमते घूमते चले जाओ और पीछे जाके ये आप देख सकते हो कि आपके लेटर का साइज सही है या नहीं है, ऐसा भी आप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि बच्चों को ये भी लगेगा कि मैम हमारे ऊपर ध्यान दे रही हैं कि हम लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, और फिर दूसरी बात ये है कि आप चेक भी कर लोगे। तो आपके लेटर का साइज इतना होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपके जो लेटर्स हैं वो इतने ज़्यादा क्लियर होने चाहिए कि बच्चों को समझ में आए। लेटर्स के बीच की स्पेस आइडियल होनी चाहिए, मतलब ना ज़्यादा हो ना कम हो। लेटर्स एक दूसरे में स्मज नहीं होने चाहिए, एक दूसरे में मतलब कैसे भिड़ने नहीं चाहिए, अलग अलग दिखने चाहिए, ताकि जब आप एक वर्ड बनाए उन लेटर से तो वो लेटर से जो वर्ड बनाए वो बच्चों को, सभी बच्चों को समझ में आए। ऐसा नहीं कि कोई एक दो बच्चों को समझ में आ रहा है, सिर्फ आपको ही समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक आइडियल हैं हर तरीके से बच्चे के लिए। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो बच्चों को आप कैसे बोलेंगे कि अपनी राइटिंग ठीक करो, है ना। और वैसे भी बच्चों को समझ में भी नहीं आने वाला है, तो इसीलिए ये आपको बात ध्यान रखनी है कि राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि लिखते समय बोर्ड पर आपको टेढ़े नहीं जाना है। जैसे कि अगर मैं लिखूं राम इज गोइंग टू मार्केट, अगर मैं लिखती हूँ राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, मैंने लिखा राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने जो लिखा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने जो लिखा है वो अभी स्ट्रेट लाइन में इतना नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से स्ट्रेट लाइन में, बट स्टिल फिर भी ठीक है। बट हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हम लोग जब लिखते हैं ना तो हम ऐसे चले जाते हैं, हमें पता नहीं लगता। और वो कब होता है, जब हमें प्रैक्टिस नहीं होती इस चीज़ की, हमें ब्लैक बोर्ड पे लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है। अगर होती भी है तो हम इतना मैटर नहीं करता हमें कि हम सीधा लिख रहे हैं कि उल्टा लिख रहे हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा से हायर क्लासेस को पढ़ाते हुए आई हूँ, तो फिर वहाँ पे ये सब चीज़ें इतनी मैटर नहीं रखती हैं कि हम थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा भी हो रहा है तो बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं। बट एक स्कूल में अगर आप जा रहे हैं और वो भी आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या वैसे भी स्पेशली अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि टीचर की राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपको सीधा लिखना है। मतलब ऐसे नहीं करना है जैसे कि आपने लिखना शुरू करा कि राम इज़ प्लेइंग, तो राम आपने यहाँ पे लिखा, इज़ यहाँ पे लिखा और प्लेइंग थोड़ा सा नीचे चला गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये वाली बात आप समझ गए। अब हमें लिखना कैसे है, अब जैसे मैंने तो लिखा, मैंने आपकी साइड बैक करके लिखा, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इंटरव्यूअर देखते ही पहचान जाए कि भाई इसको कुछ नहीं आता, मतलब इसको नहीं पढ़ाना आता है। चाहे आप कितना भी अच्छा टॉपिक समझा सकते हो, बट अगर ये वाली चीज़ आपने करी तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब आप लिख रहे हैं तो आपको ना कभी भी बैक नहीं करनी है, उन लोगों की तरफ कभी भी बैक नहीं करना है। तो क्या करना है फिर, बैक नहीं करना है, तो बैक नहीं करना है तो हमें 45 डिग्री का एंगल जो है रखना है, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल रखना है। तो कैसे लिखेंगे अब, जैसे यही सेम चीज़ अगर मैं लिखना चाहती हूँ कि राम इज़ गोइंग टू मार्केट, तो इस तरीके से लिखना है, राम इज़ गोइंग टू मार्केट, ठीक है, राम इज़ गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे ना 45 डिग्री का एंगल बना के रखना है, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और जैसे अभी मैंने तो ये कर्सिव में लिखा हुआ है, हो सकता है आप लोगों में से किसी को शायद कोई एक आधा वर्ड समझ में ना आ रहा हो थोड़ा बहुत, तो ऐसा हमें नहीं करना है। वहाँ पे हमें ऐसा लिखना है, अगर आपकी कर्सिव राइटिंग भी है ना तो इस तरीके से लिखो कि जो राइटिंग है उसका एक एक जो लेटर है, मतलब सेंटेंस का, वो सब बच्चों को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लेटर दूसरे में मिक्स हो गया पता नहीं चला। कई बार जैसे हमें बो लिखना है तो कई बार कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं बो, ठीक है, तो कई बार वो इतने ज़्यादा टर्न से हो जाते हैं ना कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि लिखा क्या हुआ है। तो अगर आप कोशिश कर सकते हो तो कर्सिव में ना लिख के आप नॉर्मल मतलब राइटिंग में लिखो, मतलब रनिंग में ना लिख के नॉर्मल लिख दो, ताकि बच्चों को समझ में तो आए एटलीस्ट, ठीक है। तो ये बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपकी राइटिंग साफ होनी चाहिए, अगर कर्सिव भी लिखते हैं तो लेटर्स अलग अलग होने चाहिए, टेढ़ा नहीं जाना चाहिए, और बहुत ज़रूरी चीज़ कि 45 डिग्री का एंगल बना के आपको लिखना है, ठीक है। अब एक बात और ये है कि जब भी आप लिखते हो ना तो आपको इस तरीके से खड़े होकर लिखना है कि जो बच्चा है ना वो उसको सारी चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। आपको इस तरीके से लिखना है कि बच्चे को ना सारी चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। पता चला कि आप लिख रहे हैं और आप ऐसे करके लिख रहे हो तो बच्चे को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है। आप ऐसे करके लिखेंगे ना तो वो सारा उसको विजिबल होगा। जैसे कि अगर मैंने लिखा आई एम अ टीचर, ठीक है, आई एम अ टीचर, तो अगर मैंने ऐसे लिखा तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे भी खड़ी हूँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो बच्चे को आराम से दिखेगी वो चीज़ कि मैंने लिखा हुआ है आई एम अ टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है उसको, बट अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाऊँ इसको लिखने के बाद तो बच्चे को नहीं दिखाई देगा, ठीक है, बच्चे को नहीं दिखाई देगा। तो फिर फायदा क्या है? तो आपको इधर खड़े होना है। जब आप पूरे बोर्ड को लिख देते हैं, जब अपना बोर्ड वर्क कर देते हैं पूरा और बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों अब लिख लो, या बच्चे लिख रहे हैं, तो आपको साइड में खड़े हो जाना है ताकि बच्चे को मतलब ऐसा ना हो कि कोई लेटर छुप रहा हो, कोई वर्ड छुप रहा हो, क्योंकि जब छुप जाता है ना फिर बच्चा आपसे पूछेगा नहीं में भी, और वो जो वर्ड छूटा हुआ है उसको छोड़ देगा। तो ये वाले काम हमें नहीं करने हैं, ठीक है। अगर आपका बोर्ड जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो अगर आपका बोर्ड बड़ा है तो आप एक काम भी कर सकते हो, आप एक काम ये कर सकते हो कि आप उस बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो कि आप उस बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक बार इस पार्ट में पूरा लिख लो, ठीक है, ऊपर से नीचे तक, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख लो। तो अगर आप ऐसे करोगे तो वो भी सही रहेगा, मतलब कि ऐसे ऐसे लिखने में ऐसा हो जाता है कि हमें पूरा कंटेंट नहीं आ पाता, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, फिर यहाँ पे लिख सकते हो। बट इस बात का ध्यान रखना कि जब आप ये लिख रहे हो तो आपके वर्ड्स ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए। कई बार हम ज़्यादा मैटर को भरने के लिए बोर्ड पे हम बहुत छोटे लेटर्स लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अब आप कोई भी डायग्राम्स अगर बनाते हो बोर्ड पे कुछ भी काम करने से, मतलब काम करते टाइम पे कुछ डायग्राम्स बनाते हो, तो डायग्राम्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत नीट होने चाहिए, क्योंकि आपको देख के ही बच्चे अच्छे डायग्राम्स बनाना सीखेंगे। हो सकता है आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी ना हो, बट आप उसको सिंपल रखिए, बट सिंपल में नीट एंड क्लियर होना चाहिए, वेल लेबल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना दो, जैसे कुछ भी बना दिया आपने, जैसे कि आपने बोला कि बच्चों ये एक कार है, तो कार या तो आप अच्छे से बनाओ, चलो ये मैंने सिंपल बना दिया, ये फिर भी लग रहा है, बट ऐसे नहीं कि ये एक कार है, ये तो बच्चों को नहीं लगेगा ना कार, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत लग सकती है। तो यही है कि आपकी जो ड्राइंग है हो सकता है इतनी अच्छी ना हो, बट मेक इट सिंपल बना दो उसको, है ना, बट क्लियर और क्लीन होनी चाहिए ताकि बच्चे भी आपसे सीखें। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आपको एंट्रीज अपनी अच्छे से करनी है, ठीक है, और एंट्रीज करते टाइम भी, कुछ लिखते टाइम भी 45 डिग्री का एंगल बना के रखना, ताकि बच्चों को ये भी लगना चाहिए कि आप उनकी तरफ भी ध्यान दे रहे हो और यहाँ पर भी आप लिख रहे हो, ठीक है। बच्चों से कंटिन्यूअसली बोलते रहना है, बात करते रहना है, समझाते रहना है, उनको टॉपिक को कंटिन्यू रखना है जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब लिख रहे हो तो राइटिंग साफ होनी चाहिए, लेटर्स इतने बड़े होने चाहिए कि पीछे तक के बच्चों को दिखे, ठीक है, उनके बीच में वर्ड्स के बीच में अच्छी स्पेस होनी चाहिए, ठीक ठाक स्पेस होनी चाहिए, जो एक्चुअली में मतलब जितनी ज़रूरत होती है। इसके अलावा सीधी लाइन में लिखना है, टेढ़े नहीं जाना है। जो डायग्राम्स हैं वो भी कैसे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, नीट होने चाहिए, सिंपल हो कोई बात नहीं, वेल लेबल्ड होने चाहिए, ठीक है, ताकि बाद में जब आप समझा के चुप हो जाएं तब बच्चा जब उसको काम को कर रहा है तो उसको कुछ कन्फ्यूजन ना हो। तो इस तरीके की चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब आप ब्लैक बोर्ड पर सब कुछ लिख लेते हैं, बच्चे भी लिख लेते हैं, उसके बाद आप रब करते हैं बोर्ड को, ठीक है। जैसे अब ये तो स्मार्ट बोर्ड है, मैं अब यहाँ इसको तो रब नहीं करूँगी ऐसे, मतलब कि मैं तो जस्ट एक क्लिक करूँगी और ये क्लियर हो जाएगा। बट आप जब पढ़ाएंगे तो आप एक ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे जिसमें कि चौक का यूज़ करके आप लिखते हैं, तो डस्टर से आपको उसको रब करना होगा। तो डस्टर से रब करने का तरीका क्या होता है कि आप ऐसे रब नहीं करते हो कि आप ऐसे ऐसे करके रब करो, ऐसे रब नहीं करना, बहुत तेज़ी से रब नहीं करना, आराम से रब आपको करना है नॉर्मल स्पीड में। और आपको रब कैसे करना है, ऊपर से नीचे लेके आना है, लाइक कि आपके पास ये डस्टर है तो आपको ऐसे लेके आना है, इसको ऐसे रब करना है। तो इससे क्या होगा कि जो चौक की डस्ट होगी वो सब जगह उड़ेगी नहीं, वो नीचे आएगी, ऐसे आपको रब करना है। ये सही तरीका होता है। अगर आप ये सब चीज़ें वहाँ पे शो करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और उनको लगेगा कि हाँ, इस बंदे को कुछ पता है, इसको पता है और ये टीचर बनने लायक है। तो ये वाली आपको बात ध्यान रखनी है। तो जो आप टॉपिक पढ़ाएंगे वो तो आपको अच्छे से पढ़ाना ही है, बट ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये ब्लैक बोर्ड स्किल्स हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, आपके कोई सजेशन है या आपकी कोई क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू रेप्लिका वर्ल्ड।